हाय फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे हम लोग 10th क्लास का बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 1 हो गया है। भाग 1 हम पढ़ा चुके हैं। भाग 2 पढ़ाएंगे उत्सर्जन। इसमें जानेंगे हम लोग कि जो मूत्र की बनावट होता है कैसा होता है और हीमोडायलिसिस का जो प्रोसेस होता है, हीमोडायलिसिस क्या है। तो अगर भाग 1 नहीं देखे हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जानेंगे कि मूत्र की बनावट क्या है, ठीक ना। तो मूत्र में पाया जाता है जल, यूरिया, सोडियम क्लोराइड। जो मूत्र होता है उसमें जल पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड पाया जाता है और यूरिया पाया जाता है। हम बताए थे कि जो हमारा यकृत होता है, यकृत अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड से भी क्रिया करके उसको यूरिया में बदल देता है। लेकिन जो यह यूरिया होता है हमारे शरीर में 3 से 4 घंटे तक ही बना रहता है। अगर इससे ज़्यादा समय होता है तो यह यूरिया फिर से अमोनिया बन जाता है। तो मूत्र में क्या होता है कि जल होता है, यूरिया होता है तथा सोडियम क्लोराइड होता है। तो अगर कोई व्यक्ति 24 घंटा में 80 से 100 ग्राम प्रोटीन आहार के रूप में लेता है, कोई अगर व्यक्ति है वह 24 घंटा में 80 से 100 ग्राम प्रोटीन ले रहा है, तो उसमें से जल हो जाएगा 96% और जो ठोस हो जाएगा, मतलब तरल भाग 96% होगा मूत्र का, और ठोस जो भाग होता है वो 4% होगा। इस 4% में 2% यूरिया होगा तथा 2% अन्य पदार्थ होगा। तो क्वेश्चन आ जाता है कि मूत्र की बनावट लिखिए, तो लिखेंगे कि मूत्र में 96% जल की मात्रा होती है, जबकि 4% यूरिया, 4% ठोस होता है। इस 4% में से 2% यूरिया तथा 2% अन्य पदार्थ होता है। यूरिया कैसे बनता है? तो यूरिया प्रोटीन के मोटाबॉलिज्म, यूरिया जो होता है वह प्रोटीन के मोटाबॉलिज्म का उत्पाद है। याद रख लेना, यूरिया जो है वह प्रोटीन के मोटाबॉलिज्म के उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। 100 ml रक्त में 30 मिलीग्राम यूरिया पाया जाता है। क्वेश्चन 1 नंबर में पूछ देता है कि 100 ml रक्त अगर कोई व्यक्ति में है तो 100 ml रक्त में कितना यूरिया पाया जाएगा? तो 30 मिलीग्राम यूरिया पाया जाएगा। और 100 ml रक्त में अगर यूरिक अम्ल की बात आ जाए तो 100 ml रक्त में यूरिक अम्ल 2 मिलीग्राम से 3 मिलीग्राम आता है। सबसे VVI क्वेश्चन है कि मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? मूत्र का जो रंग पीला है वह किसके कारण होता है? तो यूरिक्रोम के कारण होता है। मूत्र में पाया जाता है यूरिक्रोम, जिसके कारण मूत्र का रंग पीला होता है। एक और क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि पथरी किसकी बनी होती है? तो याद रखिएगा कि पथरी कैल्शियम ऑक्सीजेट की बनी होती है। जो पथरी होती है, ब्रिक के अंदर पाया जाता है पथरी, वह कैल्शियम ऑक्सीजेट की बनी होती है। आइए समझते हैं कि हीमोडायलिसिस है क्या। तो कभी कभी क्या होता है कि संक्रमण से या मधुमेह से या सामान्य से अधिक उच्च रक्तचाप या किसी कारण से चोट लगने से जो हमारा जो वृक्क होता है वह वृक्क क्षतिग्रस्त हो जाता है। हमारा जो वृक्क है किसी कारणवश उच्च रक्तचाप से या मधुमेह बीमारी से या किसी प्रकार के चोट लगने से हमारा जो वृक्क है वह क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिससे शरीर की आवश्यकता से अधिक, और जब हमारा वृक्क क्षतिग्रस्त हो जाएगा तो उत्सर्जन की क्रिया नहीं करेगा। अब उत्सर्जन की क्रिया जब नहीं करेगा तो हमारे शरीर में आवश्यकता से अधिक यूरिक अम्ल, यूरिया, खनिज, जल जैसे जहरीले पदार्थ एकत्रित होने लगते हैं। अब इस कंडीशन में क्या जाता है कि एक कृत्रिम वृक्क बनाया जाता है, वृक्क लगाया जाता है, और ये कृत्रिम वृक्क को ही कहा जाता है डायलिसिस। कैसे किया जाता है? वृक्क का काम जब कृत्रिम रूप से बनाए गए वृक्क करता है तो इसको कहा जाता है कुछ डायलिसिस कहा जाता है। तो वृक्क का काम एक कृत्रिम तरीके से बनाए गए एक मशीन के द्वारा किया जाता है, जिसको कहा जाता है डायलिसिस। और जो पूरा ये प्रक्रिया है, इस पूरा प्रक्रिया को जब छानने का पूरा काम हो जाता है तो इसको कहा जाता है हीमोडायलिसिस। तो होता क्या है कि जो डायलिसिस मशीन होता है वह देखने में कुछ इस तरह से होता है। इसके 2 सिरे होते हैं, एक सिरा धमनी के साथ लगा होता है जबकि दूसरा सिरा सिरा के साथ लगा होता है। इसका जो एक छोर होता है वह धमनी के साथ जुड़ा रहता है, जबकि दूसरे छोर को हम सिरा के साथ। मान लीजिए मेरे जो हाथ है उसमें 2 गो नस है, एक धमनी वाला है एक सिरा वाला है, तो धमनी वाला में एक छोर को जोड़ देंगे और दूसरा वाला को सिरा में। अब धमनी से निकले हुए रक्त को 0 डिग्री सेल्सियस पर उसको रखा जाता है, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पर जब किया जाता है तो उसको तरल अवस्था में रखा जाता है, न कि जमने की अवस्था में। तो इसको क्या किया जाता है कि धमनी से रक्त को निकालकर 0 डिग्री पर लाया जाता है और उसको क्या किया जाता है कि तरल रूप में रखा जाता है। अब क्या किया जाता है कि
यह जो तरल भाग होता है उसको पंप के सहायता से डायलाइजर में भेजा जाता है, और जो मेन काम होता है रक्त में को छानने का काम होता है यही डायलाइजर मशीन में होता है। इस डायलाइजर मशीन में एक फ्लूइड डला हुआ रहता है जिसको कहा जाता है डायलिसिस फ्लूइड। जो तरल पदार्थ है वह डला रहता है, और जब इसमें रक्त जाता है तो इसमें रक्त छानने का कार्य होता है, और जब शुद्ध रक्त होता है वह शुद्ध रक्त इस वाले नली से होते हुए पंप के द्वारा फिर से शिरा में भेज दिया जाता है। तो यह जो प्रक्रिया होता है वह होता है डायलिसिस में, और यह जो पूरा प्रक्रिया हो रहा है इस पूरा प्रक्रिया को कहा जाता है हीमोडायलिसिस। जब यह पूरा प्रक्रिया किया जाता है तो इस पूरे प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? हीमोडायलिसिस। एक बार और पूरा बढ़िया से समझा देते हैं। हीमोडायलिसिस है क्या? तो कभी कभी संक्रमण से या मधुमेह से या सामान्य से अधिक उच्च रक्तचाप, जब सामान्य से अधिक उच्च रक्तचाप हो जाता है या किसी कारणवश चोट लग गया जिससे हमारा जो वृक्क है वह क्षतिग्रस्त हो जाएगा, और जब क्षतिग्रस्त वृक्क हो जाएगा तो हमारे शरीर में जो उत्सर्जन का कार्य है, रक्त के छनने का जो प्रोसेस है वह नहीं होगा, जिससे हमारे रक्त में यूरिया की मात्रा, खनिज की मात्रा बढ़ जाएगी, ऐसे जहरीले पदार्थ की मात्रा बढ़ जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि अगर यूरिया को समय से बाहर शरीर से नहीं निकाला जाए तो वह अमोनिया में बदल जाता है, और यूरिया जो होता है, अमोनिया जो होता है वह यूरिया से ज़्यादा खतरनाक होता है। तो यूरिया, जल और खनिज जैसे जो जहरीले पदार्थ है उसकी मात्रा शरीर में बढ़ने लगती है। अब इस वृक्क का जो कृत्रिम वृक्क है इसी जैसा कार्य एक मशीन किया करता है, उस मशीन को कहा जाता है डायलिसिस। यह मशीन के दो सिरे होते हैं, एक सिरा धमनी के साथ जोड़ दिया जाता है जबकि दूसरा जो छोर होता है वह सिरा के साथ जोड़ दिया जाता है। अब धमनी से यहाँ से रक्त आता है, इस रक्त को सेफ्लोन से बनी नली के द्वारा क्या किया जाता है? 0 डिग्री टेम्परेचर पर रखा जाता है। यह जो नली बनी हुई है, यह जो डायलिसिस की, यह नली किसकी बनी होती है? सेफ्लोन के या सेलोफेन की बनी नली होती है। अब इस नली में आता है रक्त तो इसको 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है और उसको तरल में ही रखा जाता है, और पंप के सहायता से इसको फिर कहाँ भेजा जाता है? डायलाइजर में भेजा जाता है, और यही डायलाइजर में रक्त छानने का प्रोसेस होता है। इसमें एक तरल पदार्थ भरा रहता है जिसको कहा जाता है डायलिसिस फ्लूइड कहा जाता है। अब यहाँ से रक्त छन जाता है डायलाइजर से, तो ये डायलाइजर से दूसरे छोर से निकल करके इसको पंप के सहायता से फिर से शिरा में भेज दिया जाता है। यही जो प्रोसेस होता है यह चलते रहता है, ठीक ना। यह कब लगाया जाता है? जब किसी कारणवश वृक्क खराब हो जाता है, तो यह वाला प्रोसेस जो होता है हीमोडायलिसिस, यह जो प्रक्रिया होता है यह प्रक्रिया के द्वारा रक्त को छाना जाता है। क्योंकि अगर रक्त नहीं छाना जाएगा तो रक्त में यूरिया की मात्रा, हानिकारक खनिज की मात्रा बढ़ जाएगी जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो इस कंडीशन में डायलिसिस की प्रक्रिया अपनाई जाती है और इस पूरी प्रक्रिया को कहा जाता है हीमोडायलिसिस, ठीक है ना। एक में से क्वेश्चन आएगा, अगर इस रक्त में कोई चीज़ की कमी होती है तो इस कमी को पूरा करने के लिए देखिए यहाँ से, ठीक ना, सिरिंज के माध्यम से आवश्यक जो पदार्थ है इस वाले जो नली है, ये वाला जो पाइप है सेफ्लोन की बनी, इसमें प्रविष्ट करा दिया जाता है रक्त के साथ, और यह डायलाइजर से होते हुए फिर हमारे ह्यूमन जो शरीर है उसमें चला जाता है और छनने का कार्य होता है। तो इस तरह से अगर वृक्क खराब हो जाए तो उसको डायलिसिस के द्वारा, हीमोडायलिसिस के द्वारा रक्त को छाना जा सकता है। लेकिन जो यह प्रोसेस है वह बहुत महंगा होता है, इसलिए आम आदमी इसको अफोर्ड नहीं कर पाता है, ठीक ना। तो अगर इतना आप समझ लिए हैं तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब खाली आपको बताना है कि जो पौधे हैं, पौधे उत्सर्जन कैसे करते हैं। हम लोग पढ़ लिए कि मानव में उत्सर्जन कैसे होता है, अब पढ़ेंगे कि पौधों में उत्सर्जन कैसे होता है, ठीक है। तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम पढ़ेंगे पौधे में उत्सर्जन, कि पौधे में उत्सर्जन कैसे होता है। तो पौधे में उत्सर्जन के लिए जैसे मानव में उत्सर्जन होता है उसके लिए विशेष अंग पाया जाता है। वृक्क के द्वारा उत्सर्जन होता है, हम बताएं यकृत के द्वारा भी उत्सर्जन होता है, ठीक ना। फेफड़ा के द्वारा भी उत्सर्जन होता है। उसी तरह से पौधे में उत्सर्जन के लिए कोई विशेष अंग नहीं पाया जाता है, लेकिन मानव में विशेष अंग पाया जाता है। लेकिन यह जो अंग है वह पौधे में नहीं पाया जाता है। पौधे अपना जो उत्सर्जी पदार्थ है वह उत्सर्जी पदार्थ पत्ती के द्वारा,
छाल के द्वारा, रंध्र के द्वारा तथा वात रंध्रों की सहायता से निष्कासित करते हैं। देखते होंगे कि कुछ समय पत्ती के बाद पत्ती झड़ जाता है, एक मौसम आता है जिसमें पत्ती झड़ जाता है, तो क्या होता है कि उस पत्ती में उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, हानिकारक पदार्थ होते हैं, वह जमा हो जाते हैं और एक निश्चित अवधि के बाद वह पत्ती झड़ जाते हैं। तो याद रखिएगा कि पौधे अपना उत्सर्जी पदार्थ किस रूप में निष्कासित करते हैं, तो पत्ती में निष्कासित करते हैं, छाल में, रंध्र की सहायता से तथा वात रंध्र की सहायता से। ऐसे कुछ पौधे हैं जिनमें जो छाल होते हैं एक समय के अनुसार बदलता रहता है, ठीक ना। कुछ जो उत्सर्जी पदार्थ हैं वह कोशिका रिक्तिकाओं में जमा रहते हैं। कुछ ऐसे उत्सर्जी पदार्थ हैं जो कोशिका के रिक्तिकाओं में जमा हुए रहते हैं तथा उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन से हैं, तो टेनिन, रेजिन, गोंद और लेटेक्स उत्सर्जी पदार्थ हैं। क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है इनमें से कौन उत्सर्जी पदार्थ है, आपको इसमें से चुनना होगा। याद रखिएगा इतना कम से कम कि उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन से होते हैं, टेनिन होता है, रेजिन होता है, गोंद होता है और लेटेक्स होता है। एकदम बहुत भी आई सवाल है, आपको याद रहना होगा कि उत्सर्जी पदार्थ टेनिन, रेजिन, गोंद और लैक्टोज रहता है, ठीक ना। टेनिन जो होता है वृक्ष के छाल में तथा जो रेजिन होता है वह पुराने जाइलम में संचित रहता है। इस बात को आप याद रखिएगा कि जो टेनिन होता है वह वृक्ष के छाल में तथा जो रेजिन और गोंद होते हैं वह पुराने जाइलम में संचित होते हैं, ठीक ना। कुछ जो पौधे होते हैं उनमें उत्सर्जी पदार्थ गाढ़े दूधिया रंग का तरल रूप में संचित रहता है। देखे होंगे आप बरगद के पेड़ के या पीपल के पेड़ के आप तोड़ते होंगे तो उसमें दूध टाइप से निकलता होगा, तो वह क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है, ठीक ना। उसको क्या कहा जाता है, लैक्टेक्स कहा जाता है। तो ये बात याद रखिएगा कि कुछ पौधे में उत्सर्जी पदार्थ गाढ़े दूधिया तरल के रूप में संचित रहता है जिसे लैक्टेक्स कहते हैं। किस किस में संचित रहता है, पीपल में, बरगद में और पीला कनेर में। पीला कनेर को हम लोग आम बोलचाल की भाषा में झरकनैल भी कहते हैं। तो पीपल के पौधे को, पीपल के अगर पत्ती को तोड़ा जाए तो उसमें पीला दूधिया रंग का पदार्थ निकलता है जो क्या होता है, लैक्टेक्स होता है। बरगद में भी तोड़ा जाए तो निकलता है, लैक्टेक्स होता है। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि किसमें लैक्टेक्स पाया जाता है, ऑप्शन रहेगा पीपल, आम, ठीक ना। इस तरह से ऑप्शन आपको 4 ठो दिया रहेगा, इमली रहता है कि अमरूद रहेगा, तो आपको बताना होगा कि इनमें से सही ऑप्शन क्या है। जो बबूल का पेड़ है, बबूल जिसमें कांटे आते हैं, जिसको हम लोग हर्साइन के नाम से जानते हैं, तो उसमें जो बबूल के पौधा है उसमें जो उत्सर्जी पदार्थ होता है गोंद के रूप में रहता है। उसमें से निकलता है कुछ खास समय में, उसमें से निकलता है लासा टाइप के, उसी को कहा जाता है गोंद। याद रखिएगा लैक्टेक्स कैसा होता है, दूधिया रंग का। अगर क्वेश्चन आया कि पुराने जाइलम में क्या चीज संचित रहते हैं, तो रेजिन तथा गोंद पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। वृक्ष के छाल में क्या चीज संचित रहता है, टेनिन। उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन है, टेनिन, रेजिन, गोंद और लैक्टेक्स है। कुछ जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वह किसके द्वारा निष्कासित होते हैं, तो पत्ती के द्वारा, छाल के द्वारा, रंध्र के द्वारा तथा वात रंध्र के द्वारा। अगर आपको इतना चीज कंप्लीट है तो आपको पौधे के बारे में इतना से ज़्यादा उत्सर्जन से क्वेश्चन नहीं उठाएगा। अगर हम आशा करते हैं अगर आपको वीडियो यह अच्छा लगे तो वीडियो के लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट करते रहिए। अगर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।